नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज आपसे रूबरू कराएंगे शख्सियत एमएसएमई, आज मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं बीजेपी की सरकार में, एनडीए सरकार में। गिरिराज सिंह जी आज हमारे साथ बैठे हैं, आज आपको एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए। ध्यान रहे, पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं होगा, बिजनेस पे फोकस रहेगा क्योंकि मेरा बिजनेस चैनल है। गिरिराज जी से आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन को समझने में और कैसे ये बड़े इनिशिएटिव और चेंजेस ला रहे हैं और लाए जा सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, पहला तो मेरा आपसे आज एक प्रश्न है कि आज बहुत सारे व्यापारी हमारे देश में जिनके पास लोन की सुविधा नहीं है और वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं है इसलिए बैंक उनको लोन नहीं देता। तो क्या सरकार ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स ले सकती है या लिए हैं जिसमें एमएसएमई को बिना कोलैटरल के, बिना कुछ गिरवी रखे उनको लोन मिले, पैसा आए तो वो जल्दी व्यापार बढ़ाएं? देखिए, देश में आजकल दो विषय चलता है, एक फिनेंशियल इंक्लूजन और एक रोजगार। तो आपने फिनेंशियल इंक्लूजन की बात की है। हमारे यहाँ दो स्कीमें हैं। एक है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसे पीएमईजीपी कहते हैं, माइक्रो, जो 25 लाख तक देते हैं। दूसरा है कोलेट्रल फ्री ऋण विदाउट किसी कोलेट्रल का, सीजीटीएमएससी। इसमें पहले 1 करोड़ था, प्रधानमंत्री ने उसे 2 करोड़ तक किया पर पर्सन 2 करोड़ तक। रिजर्व बैंक के साथ मेरा एक एग्रीमेंट है, हम कॉर्पस फंड बनाए हैं। तो पहले 2500 करोड़ था, अब सीधे 7500 करोड़ हमने किया, जो अब 8 पे जाएगा। आज की तारीख में जहां हम बैठे हैं, 18 लाख एंटरप्रेन्योर को हमने ऋण दिलवाया कोलैटरल फ्री स्कीम में। कोलैटरल फ्री स्कीम में। अगर और लोगों को चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये बैंकों में स्कीम है और बैंक में पूरे दुनिया में हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले लोग कोई उद्यमी बनना चाहे, यूथ या बुजुर्ग जो भी बनना चाहे, वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिस जाता था, कई चक्रें लगानी पड़ती थी। हमने 3 मिनट में मोबाइल से सेल्फ डिक्लेरेशन, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आधार, उद्योग आधार मेमोरेंडम, UAM, 3 मिनट में सेल्फ डिक्लेयर कीजिए, निकालिए, बैंक के साथ चार्टर अकाउंटेंट से प्रपोजल बनाइए और बैंकर के पास जाइए, आप उनसे ऋण लीजिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज कितना आगे आ गए हम लोग? 142 से घटते घटते हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 68 नंबर पर आ गए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने और ऐसे कई काम किए हैं। अभी आपने फिनेंशियल इंक्लूजन की बात की, और यही नहीं, लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर फिनेंशियल इंक्लूजन हुआ। इसमें हमने 2 लाख उद्यमियों को पीएमईजीपी में ऋण दिलवाया। आज देखिए, एक रीजन कि चाइना बहुत आगे निकला है, उसका कारण है उनकी इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग जो उन्होंने करी है, नेटवर्क की, बिजनेस की। डेट्रॉइट को बोलते हैं मोटर सिटी, जो चालू किया था फोर्ड ने। उसके बाद अगर आप न्यूयॉर्क को देखें तो वो फाइनेंस का सिटी है, आप सिलिकॉन वैली को देखें वो टेक्नोलॉजी का सिटी है। आप चाइना में जाएं तो वहाँ पे अगर किसी को बल्ब चाहिए, कोई ट्यूबलाइट चाहिए तो उसके लिए एक शहर बना हुआ है, मोबाइल चाहिए तो उसके लिए एक शहर बना हुआ है, किसी को अगर फर्नीचर चाहिए उसके लिए पूरा एक शहर बना हुआ है। अगर इसकी बहुत आवश्यकता हमारे देश में भी है, तो आपकी सरकार ने इस पर क्या काम किया और क्या संभावनाएं बाकी हैं? अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अच्छा मुहिम छेड़ा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। वैसे आपने क्लस्टर की बात की, तो भारत में जब हम सरकार में आए थे 2010 से 2014 में, क्लस्टर को हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर देते हैं, तो मात्र 17 था। हमने एक और नया बना करके 183 बनाया। तो हम कोशिश में हैं कि आर्टिजन बेस और मैन्युफैक्चरिंग बेस, इनको क्लस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी दे सकें। आज की तारीख में कोई चीज डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित नहीं है, दुनिया ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो कि डोमेस्टिक भी compete करें और चाइना से भी compete, दुनिया से compete करें। तो हम उसके लिए इंडस्ट्री को 6-7 तरह के चीज़ों से मदद करते हैं। सर्टिफिकेशन लेने के लिए, उसको लीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए भी
पैसा देते हैं 1 करोड़ तक की सुविधा। पर अगर आप ध्यान से देखें सर कि जापान ने टीपीएम टीक्यूएम ला के दिया, सिक्स सिग्मा काइजन ला करके दिया, आपने लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, 5S की बात करी, ये भी जापान ने ला के दिया। चाइना इसमें बहुत आगे है, जापान इसमें बहुत आगे है। इंडिया में आज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में देखिए, जब चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री बोला जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया अभी बहुत पीछे रह गया है। तो आप लीन के बारे में बता रहे थे, आप इस पे सब्सिडी भी दे रहे हैं, इस पे क्या इनिशिएटिव लिए हैं और क्या लिए जा सकते हैं? देखिए, इस पे हम उनको देते हैं जो उनको लगता है चार्जेज वो गवर्नमेंट पे करती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए जो पैरामीटर है कि वो उस पैरामीटर्स को अपने आप को ले जाएं अपने इंडस्ट्री को, तो उन सब के लिए सरकार सहूलियत देती है। जहाँ तक जापानीज मॉडल कहा, कई मॉडल की आपने चर्चा की, देश के अंदर में हमें आज ज़रूरत है R&D पर ज़्यादा ध्यान देने की। इंडिजिनस चीज़ों को आज के टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ें। मेरे सामने 2 डब्बे मैंने जानबूझ के रखा है। आज किसी घर में पेंट करवा लें तो 2 दिन आप सो नहीं सकते अपने बेडरूम में ठीक से, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी केमिकल्स पे बेस्ड है। केमिकल। कभी हमारे घर में गोबर से प्लास्टर होता या डिस्टेम्परिंग होता था, हम अब उस ओर जा रहे हैं, आपको भरोसा नहीं होगा। आज देखिए, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये गोबर बेस और गौमूत्र बेस है। ये टेक्नोलॉजी हम अभी के समय हम कैसे जोड़ें? ये जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट रहता नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उसको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वायबल कर दें, 10-15 गाय आदमी पाले और उससे पैसा भी कमा सके बिना दूध लिए? आप 6 महीना बाद मिलेंगे तो वो मॉडल मैं खड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इंडियन ऑयल के साथ मिलकर के, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस हम बाहर से लेते हैं, CNG गैस या LPG गैस, हम जो बायोगैस है ये हम गोबर से बनाते, कचरे से बनाते। तो हमारे यहाँ 22 करोड़ जानवर हैं, और आप देख लें किसान को 5 रुपये लीटर से ज़्यादा दूध नहीं बचता। इससे ज़्यादा, मैं किसान का बेटा हूँ, 15 लीटर दूध देने वाली एवरेज जानवर हैं भारत के अंदर में। एक जानवर मिनिमम 6,000 रुपया देगी, मूत्र और गोबर से 7,000 रुपया, खाली गौमूत्र और गोबर से। अच्छा, जो गाय का मूत्र और गोबर बिल्कुल वेस्ट था उसको इकोनॉमिकली वायबल किया जा सकता है। जिस दिन किसानों के हाथ में एक जानवर से 5,000-6,000 रुपया महीना आने लगेगा, मैं दूध को बाय प्रोडक्ट कर दूंगा, और ये मेन प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट होगा। जब मैं बोलता हूं तो लोग हंसते हैं या मन ही मन मुस्कुराते हैं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री का सपना है बायोगैस ग्रिड का, वो मैं करके दिखाऊंगा। इससे गांव में रोजगार बढ़ जाएगा, उनको शहर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ले आया है महिलाओं की आमदनी। मैं महिलाओं को पहला प्रायोरिटी दिया हूं कि घर में बैठी हुई महिलाएं अगर अर्थ के केंद्र बन गई तो GDP उठ जाएगा। क्या इनिशिएटिव लिए आपने? सोलर चरखा। सोलर चरखा, चरखे को हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ दी। मुझे बिजली से कोई मतलब नहीं, सोलर चरखा। अब महिलाएं घर में काम भी कर रही हैं, बच्चों को खिला रही हैं, खिला रही हैं। महिला खुद सोलर चरखा चला सकती है? सोलर चरखा चला। कितना पैसा उसको लगाना पड़ेगा चरखा खरीदने? 40,000 की एक चरखा, 10 टकुए का, तो 2 में 80,000। और मेरा लक्ष्य है, पैसा कितना लगता है वो महत्व नहीं, मेरा लक्ष्य है कि महिलाओं के हाथ में मिनिमम 10,000 रुपया आ जाए। साल का, महीने का? महीने का। महिलाएं आएंगी, किसी लेंगी, कंधे पर लटकाएंगी, 10 किलो 8 किलो का होगा, लेके जाएंगी। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट कर दिया मोटर से, और उसमें एक कैमरा लगा रहा है जो सेंसर के साथ उसके मोबाइल में रहेगा, ऐप में, और जब भी टूटेगा सूता, धागे को आकर के ठीक कर देगी। हमें टेक्नोलॉजी ये चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी कहने गई है कि वो किचन में अपना काम कुछ कर रही है और पीछे से उसका काम अपने आप रुक गया तो पता लग जाएगा। तो ये तो साहब पैसिव इनकम हो गया, यानी कि वो अपना किचन का काम बच्चों का भी देखती रहे और पीछे से 10,000 रुपये महीना मिलता रहे। यही मेरा है। अगर महिलाओं के हाथ में मैंने रोजगार दे दिया तो मैकेंजी ने जो रिपोर्ट चाइना की दी है वो भारत का देगा। मेरे जीवन का सपना रह गया है, मैं मंत्री रहूं या न रहूं, मैं इस काम को अब कोई रोक नहीं सकता। ये तो हो गई सर थोड़ी गांव की बात। हाँ। अगर मैं थोड़ा शहर में आऊं तो अब देखिए MSME के लिए आपने जिम्मेदारी उठाई, आपने 4-4.5 साल इस पे काम किया। इजराइल में 70-75 लाख की पॉपुलेशन है टोटल।
लेकिन इतना इंक्यूबेटर है वहाँ, इतना एक्सेलरेटर है, सरकार इतनी मदद कर रही है वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर की, स्टार्टअप की, उनके अपने वहाँ पे R&D पे इतना पैसा लगाया जा रहा है। यहाँ पे अगर मुझको लगता है कि अगर हम कोई 2000 या 1000 कॉलेज के साथ इंक्यूबेशन सेंटर ला दें और स्टार्टअप्स को बिल्ड करें। मैंने लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर लाया। मैंने ये प्रोग्राम केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक नहीं रहा, मैंने हेल्थ सेंटर में भी दिया। आपको एक आश्चर्य होगा कि 69 से इस डिपार्टमेंट में केवल टेक्नोलॉजी के लिए 18 सेंटर थे, टेक्नोलॉजी सेंटर। अब हम कहते हैं चरखा से चंद्रयान तक, हम उनको टेक्नोलॉजी देते हैं, एंटरप्रेन्योर। हम चंद्रयान में भी दे रहे हैं, तेजस में दे रहे हैं, हम भाभा इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। तो लेकिन वो 18 मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था इतनी बड़ी आबादी में। अभी मैंने मोदी जी के नेतृत्व में 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर को केवल शिलान्यास नहीं किया, 15 में 10 को इस फरवरी के अंत तक ऑपरेशनल करूंगा। क्या काम होगा इन टेक्नोलॉजी सेंटर्स का? ये टेक्नोलॉजी सेंटर का काम है एंटरप्रेन्योर को एक तो इंक्यूबेट करना और नए लड़कों को ट्रेनिंग देना। मैं इंक्यूबेशन का मतलब दर्शकों को समझा देता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर, एक कोई नया लड़का, स्टार्टअप, यंग बॉय अगर आप भी करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर होता है जहां पे आपको टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाती है, आपको हर तरह से हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है और सरकार का इसमें फंड है, अवेलेबल है, सरकार खर्च कर रही है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। हमने इसको 2 भागों में बांटा, एक टेक्नोलॉजी स्किल्ड के साथ जोड़ दिया, एक इंक्यूबेशन अलग कर दिया। और अब टेक्नोलॉजी, अब आप पता कर लें जो हमारे डिपार्टमेंट के टेक्नोलॉजी सेंटर है वहाँ लगभग 7 लाख बच्चों को हम ट्रेनिंग देने का काम किया, 1.5 लाख लगभग प्रति वर्ष। 90% लड़कों को उसमें रोजगार मिलता। पर रोजगार से सर एक बात पूछूं, क्षमा चाहता हूं थोड़ा कठोर रहेगा आपको। नहीं बोलिए। मैंने अभी सुना पीछे आपने कहीं बोला कि 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई हैं। सर ये स्लिप ऑफ टंग था या वास्तविकता है? अगर मैंने 20 लाख एंटरप्रेन्योर खड़ा किया तो क्या उसने ऑपरेटर रखा? क्या उसने एक सहायक रखा? क्या उसने मार्केटिंग के लिए रखा? अगर 10 का भी एवरेज हुआ 12 का तो 2 से 3 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दी। अगर 183 हमने क्लस्टर बनाया उसमें रोजगार, तो हमने 3 करोड़ रोजगार डिपार्टमेंट में। आप बता दें कि जिस एंटरप्रेन्योर ने 2 करोड़ तक के नीचे का लोन लिया तो इंडस्ट्री में कोई काम देगा कि नहीं देगा? अकेले तो नहीं करेगा लोन लेकर के। इतनी बात तो समझना चाहिए देश को। कोई पप्पू भी समझ जाएगा, असली पप्पू समझे या ना समझे, देश का पप्पू तो समझ जाएगा। बहरहाल सर मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ। ये गवर्नमेंट और इंडस्ट्री पार्टनरशिप हमने चाइना में बहुत देखी और कई देशों में बहुत देखी। मैं सर, मेरा श्रीलंका में ऑफिस रहा है, मैं वहाँ बहुत काम किया। अब तो खैर मैं ज़रा भारत में काम करता हूँ, हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ। श्रीलंका एक तरह से पूरा चाइना कैप्चर कर चुका है। जब चाइना जाता है तो अपने साथ व्यापारियों को ले जाता है और वहाँ बिजनेस चालू करा देता है। जब चाइना पाकिस्तान जाता है तो अपने साथ में बड़े बिजनेसमैन को ले जाता है, वहाँ बिजनेस चालू करा देता है। आज मैं नेपाल जा रहा हूँ, पूरा का पूरा नेपाल चाइना लिए चला जा रहा है, वहाँ सब अपने बिजनेसमैन को लेकर बिजनेस कराता है। इंडिया में क्यों ऐसी पॉलिसी पर काम नहीं किया जा रहा कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री मिल करके ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करें? जब मैं ले जाता हूँ तो भी कई प्रश्न खड़े होते हैं। आपने कहा पॉलिटिकल नहीं बोलने का, इसलिए मैं पॉलिटिकल नहीं बोल सकता। जैसा आप ठीक समझे। आज देश को जरूरत है माइंड सेटअप चेंज करने का। हमें कभी चर्चा सदन के अंदर नहीं होती कि भारत को हम इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म पर कैसे ऊपर करेंगे। केवल चर्चा होती आरोप और प्रत्यारोप का। दुर्भाग्य है भारत के अंदर विपक्ष अंधा विरोध है। पॉजिटिव विरोध हो तो समझ में आती है। अभी अब अंबानी को लेके जितनी चर्चा हो रही है राफेल में, तो आज जरूरत है देश में आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जरूरत है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव। मोदी ने आज जीडीपी बढ़ा दिया, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, इन्फ्लेशन गिर करके 2.19 पे हो गया। ये काफी बहुत नीचे आ गया, बहुत कंट्रोल में आ गया। साहब आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिस दिन लोग गालियां दे रहे थे दाल 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 प्याज टमाटर, आज
मैनेजमेंट के कारण सबों का समर्थन मिला और पहली बार किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने करदाता का सम्मान किया सदन के अंदर। मैं कहा कि उनका सम्मान करते हैं। देश में एक माहौल बनाने की जरूरत है। आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, व्यूअर से आग्रह करेंगे कि ये माहौल बने और एमएसएमई का माहौल बने बगैर देश की आर्थिक रीढ़ नहीं बन सकती। एमएसएमई के बिना तो नहीं बन सकती आज, क्योंकि एमएसएमई सबसे बड़ा पॉपुलेशन है इस समय बिजनेस के मामले में, और ये 97% एमएसएमई 3% कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं टैक्स में, और 3% लार्ज कॉर्पोरेट 97% टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी सारी पॉलिसीज देख के कि आपने एमएसएमई पे काफ़ी काम किया, इसलिए हम भी सारे अपने वीडियोस इस समय स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए बनाते हैं। मुझे आपका वो ड्राई डेयरी नॉन मिल्किंग काउ का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, जिससे आप जो है जी, उसे ड्राई डेयरी ना कहें, उसका ड्राई डेयरी तो थोड़ा शहर के लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने इसे गाय और माई कहा है। माई मतलब जो महिलाएं हैं उनको आपने रोजगार दिया, वो जो आपने सोलर प्रोजेक्ट लगाया वहाँ पे वीविंग के लिए, और गाय मतलब आपने पशुओं से उसके जो ड्राई डेयरी जिसको आप ड्राई कह डेयरी, रहे हैं। जी जी जी, मैं दूध को बाय प्रोडक्ट करूँगा, दूध को बाय प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल और ऐसे वंडरफुल अमेजिंग इनिशिएटिव्स अगर हमारे सब नेता लोग लें और हमारे सब एंटरप्रेन्योर्स इसी तरह आगे बढ़ें, तभी देश में प्रगति होगी। इसी प्रकार के और पावरफुल मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे आते रहिए। दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, शेयर करके इस देश को बिजनेस आइडिया से अवगत कराने के लिए आप सबका हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत